वर्ल्ड वार तो हो रहा था उन यूरोपियाई देशों के बीच जिसमें रशिया, फ्रांस और जर्मनी जैसे देश शामिल थे। लेकिन भारत, क्योंकि वो केवल ब्रिटेन का एक कॉलोनी था, इसलिए 70,000 से भी ज्यादा भारतीय सैनिकों को अपना जान न्यौछावर करना पड़ा था वर्ल्ड वार 1 के दौरान। हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के शुरुआती समय में। कंट्रीज तो डिवाइड हो गए थे, पर समय था राजा महाराजाओं का। पूरे यूरोप के अंदर मोनार्की रूल चलता था, मतलब मिनिस्टर्स तो हुआ करते थे, मगर देश की सारी जिम्मेवारी एक इकलौते किंग के मुट्ठी में था। उस समय डेमोक्रेसी नया नया था। गिनती के कुछ ही यूरोपियन कंट्री इसे फॉलो करने वाले थे, जैसे स्विट्जरलैंड या फिर फ्रांस। विश्व युद्ध की चिंगारी लगती है एक ऐसे वाकया से जिसने पूरी दुनिया को हिलाकर रख दिया। इस बार दिन और समय था 28 जून 1914 का। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के राजकुमार और उनकी पत्नी बोस्निया के दौरे पर निकले थे। शायद उनको ये अंदाजा नहीं था कि अब उनके साथ क्या होने वाला है। बोस्निया सर्बिया के 6 नेशनलिस्ट क्रांतिकारियों ने पहले से ही सोच रखा था कि प्रिंस को आज मारना है कैसे भी। अपने दौरे पर निकले ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस 4 व्हीलर से रोड शो कर रहे थे और इस मौके का फायदा उठाते हुए उन रेवोल्यूशनरीज ने प्रिंस के गाड़ी पर बम फेंक दिया। पर संजोग से किस्मत अच्छे होने के कारण बम गाड़ी से टकराकर कुछ दूर जाकर फटता है और सही मौके पर ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस अपनी जान बचाकर निकल जाते हैं। मगर ये भी है कि बम फटने के कारण करीब 20 लोग घायल हो गए थे वहां के। लेकिन वहीं बोस्निया सर्बिया के रेवोल्यूशनरीज ने ये मौका तो गवा दिया था प्रिंस को मारने का, पर अभी भी उस दिन के कहानी में एक क्लाइमेक्स बाकी था। ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस उन 20 घायल लोगों से मिलने हॉस्पिटल जाते हैं इस इंसिडेंट के कुछ समय बाद। लेकिन गाड़ी गलती से किसी गलत रास्ते पर चली जाती है, जहां उनके ठीक बगल में एक 19 साल का स्कूल का स्टूडेंट खड़ा था। ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस कुछ सोच पाते या फिर कोई हरकत दिखा पाते उससे पहले ही वो लड़का बंदूक निकालता है और प्रिंस और उनकी वाइफ को शूट डाउन कर देता है, जिससे तुरंत ही उन दोनों की मौत हो जाती है। जिस लड़के ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के प्रिंस को मारा था उसे तुरंत ही गिरफ्तार कर लिया जाता है, मगर वो लड़का और कोई नहीं, बोस्निया सर्बिया के उन्हीं रिवोल्यूशनरीज में से एक था जिसने मौका मिलते ही अपने अधूरे काम को पूरा कर दिया। कायदे से तो इस लड़के को फांसी दिया जाना चाहिए था, पर उसका एज 20 साल से 2 महीना कम था बस, और वहाँ के सिस्टम के हिसाब से 20 साल से कम उम्र वाले व्यक्ति को फांसी नहीं दिया जाना चाहिए था। इसलिए उसे 20 साल के लिए जेल में डाल दिया गया, जहां उस रेवोल्यूशनरी स्टूडेंट ने ये कबूला कि मैं एक यंग बोस्निया नाम के एक ग्रुप का मेंबर हूँ और हमारा यही मकसद है कि हम बोस्निया को आजाद कराएं ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर के चंगुल से, और मैंने जो किया वो सही किया। वहीं दूसरे तरफ हालात बद से बदतर होने का देरी था बस। ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर किंग को इस बात का पता चला कि उनके राजकुमार की हत्या कर दी गई है। तब आक्रोश में आकर उन्होंने इस सब का जिम्मेदार सर्बिया देश को ठहराया और बिना देरी किए एक हार्श अल्टीमेटम इशू कर दिया सर्बिया के लिए। शर्तों को मानो या फिर भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। मसला यहाँ यही है कि सर्बिया उन सारे कठोर शर्तों को मानने के लिए सहमत भी हो गया, पर ऑस्ट्रिया हंगरी के किंग फ्रांज जोसेफ सर्बिया के बात से राजी नहीं हुए और सारे भेजे गए रिस्पॉन्स को रिजेक्ट करने के साथ सर्बिया के अगेंस्ट वॉर को डिक्लेयर कर देते हैं 28 जुलाई को। और फिर क्या, सर्बिया के सपोर्ट में रशिया आता है। तो वहीं ऑस्ट्रिया हंगरी का एलाई होने के कारण जर्मनी रशिया के ऊपर युद्ध की घोषणा कर देता है। इतना ही काफी नहीं था कि फ्रांस के चेतावनी के बावजूद भी
जर्मनी नहीं रुका। फिर फ्रांस युद्ध छेड़ दिया जर्मनी के अगेंस्ट। इसके बाद रशिया का पुराना दुश्मन था ऑटोमन एम्पायर, इसीलिए वो जर्मनी का सपोर्ट करता है रशिया को पीछे करने के लिए। तो वहीं दूसरे तरफ एक और पावरफुल कंट्री ब्रिटिश एम्पायर को आना पड़ता है रशिया और फ्रांस को बचाने, क्योंकि इन तीनों का ट्रिपल एंटांट नाम से एक ट्रीटी साइन था जहां पर तीनों एक दूसरे की मदद करते हैं। और फिर बाद में जाकर अमेरिका और जापान भी वर्ल्ड वार के इस बैटलफील्ड का हिस्सा बनता है, जहां पर प्रथम विश्व युद्ध के घटना को अंजाम तक पहुंचाया गया था। मगर यहाँ देखने से तो यही लगता है कि केवल एक आदमी की मौत से दुनिया भर में वर्ल्ड वार जैसा बड़ा इवेंट हो जाता है। लेकिन इन सभी देशों का एक दूसरे के लिए इतने आक्रोश का कारण बहुत पहले से ही चलता आ रहा है। करीब 80s के दशक से ही इस पूरे यूरोपियन रीजन में हर एक पहलू में ही इनस्टेबिलिटी देखने को मिलता है। इतिहास के पन्नों को अगर पीछे पलटा जाए तब ये 4 बाल्कन कंट्रीज बोस्निया, रोमानिया, सर्बिया और बुल्गारिया केंद्र बिंदु बने थे वर्ल्ड वार का, जिन्हें आजादी चाहिए था ऑटोमन एम्पायर से, क्योंकि ये बाल्कन देश उस समय ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा थे। और रशिया ने इन देशों को आजादी दिलवाने के लिए एक बार लड़ाई भी लड़ी थी ऑटोमन एम्पायर से। तब जाकर कहीं इसका नतीजा निकला ट्रीटी ऑफ बर्लिन 1878 का, जिसमें ये तय किया गया था कि ऑस्ट्रिया हंगरी को बोस्निया हर्जेगोविना का जो ये रीजन है इन्हें संभालने को दे दिया जाएगा, मगर रहेगा ये अभी भी ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा ही। और सभी एग्री भी हो गए थे इस बात से। पर लेकिन बाद में ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया हर्जेगोविना को ही हड़प लिया ऑटोमन से अक्टूबर 1908 में। मगर जाहिर सी बात है कि बोस्निया के लोग इस बात से खुश नहीं थे कि उन्हें 400 सालों तक ऑटोमन एम्पायर के नीचे रहना पड़ा। और जब वो अलग नेशन की डिमांड करते हैं तब एक दूसरा एम्पायर आता है और उनके देश को वो हड़प लेता है। इस बात से बोस्निया के बगल का देश सर्बिया भी खुश नहीं था, क्योंकि सिर्फ बोस्निया और सर्बिया में ही नहीं बल्कि पूरे इस रीजन में ही स्लैविक जाति के लोग रहते हैं, जो कि अपने आप को साउथ स्लैविक पीपल कहकर बुलाते हैं। ये यहाँ की हिस्ट्री से भी पहले से चला आ रहा था और यही कारण था कि एक बार तो ऑस्ट्रिया हंगरी ने बोस्निया पर कब्जा करने से पहले रशिया को ये पहले ही बता दिया था, हम इस इलाके में कब्जा करने जा रहे हैं, प्लीज आप इंटरप्शंस मत कीजिएगा इस मामले में। और रशिया के एम्पायर मान भी गए थे, क्योंकि उन्हें बदले में ऑटोमन एम्पायर का ब्लैक सी के बगल से गुजरता हुआ ये हिस्सा हड़पना था। लेकिन इस सीक्रेट डील के होने के बाद भी रशिया को सपोर्ट करना पड़ गया बोस्निया और सर्बिया के लिए, क्योंकि रशिया में भी बहुत सारे स्लैविक लोग रहते हैं जिन्हें ये पसंद नहीं आया और उन्होंने प्रोटेस्ट करके रशियन एम्पायर को मजबूर कर दिया ऑस्ट्रिया हंगरी का साथ ना देने के लिए। इसलिए ऑस्ट्रिया हंगरी ने अपने पड़ोस के साथ ही जर्मनी से मदद मांगा अगर रशिया आगे चलकर उन्हें रोकने की कोशिश करता है तब, और जर्मनी तैयार भी हो जाता है। फिर वहीं दूसरे तरफ रशिया ने फ्रांस से मदद मांगा था, मगर फ्रांस ने इनडायरेक्टली बता दिया कि अभी वो रशिया का साथ नहीं दे पाएंगे। इसीलिए तो रशिया केवल प्रोटेस्ट करता रह गया और ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर ने बोस्निया हर्जेगोविना के हिस्से पर कब्जा जमा लिया। बोस्निया के लोगों में गुस्सा साफ साफ दिखाई दे रहा था। उनके लोगों में पहली बार एक अलग जोश सामने आया था, इसलिए यंग बोस्निया नाम का एक रेवोल्यूशनरी ग्रुप बना दिया गया, जिसमें सर्बिया और बोस्निया के लोग शामिल थे और उनका मकसद था सर्बिया और बोस्निया को एक नेशन बनाने का। कहे तो एक साउथ स्लैविक देश का डिमांड था, जिसे वो लोग यूगोस्लाविया के नाम से बुलाते थे। और ये तभी मुमकिन होता जब रिवोल्यूशनरी ग्रुप एक कदम आगे जाकर कुछ काम करते, जो कि उन्होंने किया भी था ऑस्ट्रिया हंगरी के प्रिंस की जान लेकर। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि हर एक यूरोपियन कंट्री जिसके पास क्षमता था वो किसी न किसी तरह से प्रथम विश्व युद्ध का हिस्सा बन गए थे। बेसिकली इसे एक जगह एक तरफ समेटने की कोशिश किया जाए तब ये दो पक्षों के बीच का झड़प था, एलाई पावर और सेंट्रल पावर, जिसमें रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका और जापान था। तो वही इधर जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी, ऑटोमन एम्पायर और बुल्गारिया था। वॉर के तरफ ध्यान दें तो 28 जुलाई को प्रिंस की मौत के बाद ऑस्ट्रिया हंगरी के एम्पायर ने टेलीग्राम के जरिए ये डिक्लेयर कर दिया था कि वॉर अगेंस्ट
सर्बिया। और अगले दिन ही सर्बिया के कैपिटल बेलग्रेड पर बमबारी शुरू हो जाता है ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के तरफ से। और जैसे ही यहाँ वॉर स्टार्ट हुआ, रशियन एम्पायर ने अपने सैनिकों को ऑस्ट्रिया हंगरी के खिलाफ आगे बढ़ने का आदेश दिया। फिर 30 जून को ही बॉर्डर पे दोनों पक्षों की ओर से जवाबी कार्रवाई को शुरू कर दिया जाता है। दूसरी ओर जर्मनी को जैसे ही यह भनक लगता है कि रशिया ने ऑस्ट्रो हंगेरियन एम्पायर के तरफ जंग छेड़ दिया है, जर्मनी 31 जुलाई को वॉर में एंट्री करने से पहले रशिया को 24 घंटे का अल्टीमेटम जारी करता है, जिसमें रूस को अपनी आर्मी पीछे करने का आदेश था। 18 घंटे का अल्टीमेटम फ्रांस को भी जर्मनी के तरफ से भेजा गया था अपनी न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए। पर होता वही है जिसका इंतजार कोई नहीं कर रहा था। दोनों रशिया और फ्रांस ने जर्मनी के भेजे गए अल्टीमेटम को रिजेक्ट कर दिया। एंड नेक्स्ट जर्मनी अपनी दोस्ती को निभाने के लिए रशिया और फ्रांस पर अटैक करता है। असल मायने में बाकी सब एक तरफ और फ्रांस और जर्मनी की लड़ाई एक तरफ। फिर क्या होता है कि जर्मनी अपने स्ट्रेटेजिकली मूव को चलने के लिए बेल्जियम पर अटैक कर देता है, इस सोच से कि वो फ्रांस के आर्मी को समुद्री कोस्टलाइन पर जाने से रोक लेगा। लेकिन जर्मनी का ये एग्रेशन शायद उस पर ही भारी पड़ गया, क्योंकि रशिया, फ्रांस और यूके का ट्रीटी ऑफ लंदन नाम से एक एलाई ग्रुप होने के कारण और बेल्जियम को युद्ध में प्रोटेक्शन का वादा करने के कारण ब्रिटेन डायरेक्टली जर्मनी के खिलाफ युद्ध के मैदान में आ जाता है। यूं कहा जाए तो बाहर से देखने में ये झड़प जितना इंटरेस्टिंग लगता है उतना ही जहरीला ये अंदर से बन गया था। सिविलियंस की मौत, भूखमरी आगे बहुत चुभने वाला था कई देशों के लिए। जर्मनी और ऑस्ट्रिया के पास लाइन ऑफ कम्युनिकेशन का सबसे अच्छा रास्ता था, क्योंकि बॉर्डर टच होने के कारण दोनों आर्मी मदद कर पा रहे थे ट्रेन के जरिए। वहीं एक साइड बैक भी था जर्मनी के लिए, क्योंकि एक ही समय पर 2 फ्रंट ऑफ वॉर करना पड़ रहा था। एक साइड फ्रांस तो वहीं दूसरे साइड रशियन एम्पायर। मतलब सीधा है कि जर्मन सैनिक 2 से 3 मोर्चे पर बढ़ जा रहे थे युद्ध के दौरान। मगर इतने समय के पूरे टाइम फेज में कई सारे बैटल भी हो गए थे, जैसे बैटल ऑफ मॉर्ने था, जिसमें जर्मनी की सेना लगभग चढ़ाई करके फ्रांस के पेरिस तक पहुंच गई थी। लेकिन सही समय पर फ्रांस ने अपने एलाई के साथ मिलकर जर्मन सैनिकों को पीछे ढकेल दिया। पर इसके बावजूद भी जर्मनी ने फ्रांस का बहुत सारा इंडस्ट्रियल एरिया कब्जा लिया था। अगर किसी भी युद्ध में डोमिनेट करना है तो हर फील्ड में ताकतवर होना बहुत जरूरी है। इसलिए समुद्र में भी कई सारा बैटल हुआ था। अगस्त 1914 का वो समय ब्रिटेन विथ 29 कैपिटल शिप्स एंड जर्मनी विथ 18 कैपिटल शिप्स दोनों ही ग्रेट राइवल थे। उस समय एक दूसरे से कोई भी पहले नहीं टकराना चाहता था। मगर इसके बावजूद भी 1915 का बैटल ऑफ डॉगर बैंक, जिसमें ब्रिटेन अटैक करता है अपने शिप से जर्मन नेवी के ऊपर। फिर 1916 का वो बैटल ऑफ जुटलैंड, जिसमें ब्रिटेन जर्मनी के समुद्री इलाके पर अपने नेवल शिप का जमावड़ा लगा देता है, ताकि इस युद्ध के हालात में जर्मनी का ट्रेड रुक जाए बाकी देशों के साथ। और इसी सी बैटल को जर्मन सैनिकों ने तोड़ने का कोशिश किया था, पर वो फेल हो गए थे। इसलिए आखिरी मौके पर जर्मनी को अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन को शुरू करना पड़ा था। मतलब जर्मन नेवी को अगर ऐसा लगता है कि कोई बोट या शिप उनके नजदीक आ रहा है और वो खतरा महसूस करते हैं, तब वो उस शिप को उड़ा देंगे बिना कुछ परखे। यूरोप में इतना सब होने के बावजूद ये कहना कि ये एक यूरोपियन वार था, ये गलत होगा, क्योंकि दुनिया का हर एक कोना इसमें सम्मिलित था। इसलिए तो इसे ग्लोबल वॉर भी कहते हैं। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी का कॉलोनी हर जगह था। अफ्रीका से लेकर एशिया तक इनका गूंज था। अफ्रीका में तो ब्रिटेन का कॉलोनी जर्मनी के शासन वाले देश पर ही कब्जा करने लगता है। यही हाल एशिया में भी था। इंडिया उस समय ब्रिटिश कॉलोनी के नीचे आता था। इसके कारण उन अंग्रेजों ने भारतीय सैनिकों को ही वर्ल्ड वॉर में घसीट दिया। जहाजों में भर भर के यहाँ के सैनिकों को जबरदस्ती ले जाते थे अंग्रेजी लोग। 70,000 के करीब इंडियन आर्मी ने अपना जान दे दिया था बिना किसी कॉन्फ्लिक्ट में पार्टिसिपेट किए। भारत का कंट्रीब्यूशन केवल यही नहीं, युद्ध के दौरान 100 मिलियन ब्रिटिश पाउंड फूड, कैश, ढेर सारा एम्यूनेशन यहाँ से ले जाया गया यूके तक। बदले में उनके सरकार ने वादा किया कि वो इंडिया को स्वशासन, सेल्फ रूल करने का मंजूरी दे देंगे। लेकिन अंग्रेज तो अंग्रेज होते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। उस समय भारत के कमांडर इन चीफ ने ये बता दिया था कि अगर भारतीय सेना ना होती तो ब्रिटेन
बच नहीं पाता वर्ल्ड वॉर में। खैर, ये लड़ाई निर्णायक मोड़ तब लेता है जब जुलाई 1918 तक आते आते ऑटोमन एम्पायर के इंटरनल सिचुएशन ने ही उसे मजबूर कर दिया संधि प्रस्ताव रख के वॉर से बाहर होने के लिए। और ऑस्ट्रिया हंगरी ने भी इस भीषण हालत को देखते हुए पुल आउट होने का फैसला किया रशिया के साथ एक ट्रीटी को साइन करके। मगर वहीं दूसरे तरफ जर्मनी एक अकेला पावरफुल कंट्री बचा था सेंट्रल पावर की ओर से लड़ाई करता हुआ। पर युद्ध के मैदान में एक और चीज भी होने वाला था। 1917 का वो शुरुआती समय जिस गैरकानूनी अनरिस्ट्रिक्टेड सबमरीन का इस्तेमाल जर्मनी कर रहा था ओशन में, उसने ब्रिटिश पैसेंजर के एक शिप को डुबा दिया था। 1200 के करीब लोग इस दौरान मारे गए थे, जिसमें 128 अमेरिकन थे। इसलिए यहाँ पर एक स्पार्क मिलता है यूएसए को वर्ल्ड वॉर में एंट्री लेने का। लेकिन एक और इंसिडेंट होता है इस बीच, जहाँ जर्मनी के फॉरेन सेक्रेटरी ने टेलीग्राम के जरिए एक मैसेज भेजा था जर्मन एम्बेसडर को जो मैक्सिको में थे। पर ये सीक्रेट मैसेज लीक हो गया और पहुंच गया यूएसए तक। टेलीग्राम में शायद यही था कि जर्मनी और मैक्सिको संधि करेंगे आपस में अगर बाई चांस यूएसए एंट्री लेता है वर्ल्ड वॉर में तब। और यही सब कारण रहा होगा जिसके वजह से अमेरिका वर्ल्ड वॉर 1 में एंट्री मारता है। और यहाँ पर सिचुएशन बद से बदतर हो गया जर्मनी के लोगों के लिए। भोजन की कमी, इन्फ्लेशन का बढ़ना, जिसके कारण अंत में आके जर्मनी हार मान लेता है इस युद्ध से। बात रहा रशिया का, तो रशियन रेवोल्यूशन ने उसे भी घसीट लिया पीछे यहाँ से। कहने को तो ये लड़ाई खत्म हो गया था 1918 को 11वें महीने के 11वें दिन के 11वें घंटे पर। और इसी के साथ खत्म होता है उन 4 मोनार्कीज का रूल, जिसमें रशिया के जार निकोलस, जर्मनी के केसर विलियम, ऑस्ट्रियन एम्पायर के चार्ल्स, ऑटोमन एम्पायर के सुल्तान, इन सबको अपना गद्दी छोड़ना पड़ता है। अब न्यू कंट्री का भी क्रिएशन होता है, जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी अलग अलग अपना देश बना लेते हैं। रशिया और जर्मनी के लैंड पार्ट से पोलैंड एक नया देश बनता है। ऑटोमन एम्पायर खत्म हो जाता है एंड मैनी मोर थिंग्स हैपेंड। ये तो बस ऊपरी बातें हैं। ग्राउंड लेवल पर सोसाइटी में भी बहुत बदलाव आता है। बर्थ रेट इंस्टेंट डिक्लाइन कर गया था उस समय। जाहिर सी बात है कि 80 लाख लोग अगर मारे जाएंगे, जिसमें सिविलियंस, लड़ाई में भाग लेने वाले सैनिक थे। सकारात्मकता को अगर देखें, वुमेन का रोल बढ़ गया था इस दौरान। जैसे मेल वर्कर वार में पार्टिसिपेट करते थे, तब वुमेन को काम दिया गया इंडस्ट्री में। बहुत जगह तो वोट देने का अधिकार भी मिल गया इन्हें। ये सब का कारण साफ दिखाई पड़ता है कि उन गद्दी पर बैठे मोनार्की रूलर ने ही विश्व युद्ध को बढ़ावा दिया था। नहीं तो ऐसा क्या कारण था कि जापान वर्ल्ड वॉर में इन्वॉल्व हो जाए। सत्ता की चाह बढ़ावा देती थी कि हमें अपने साम्राज्य को बढ़ाना है। जर्मन एम्पायर विलियम सेकंड का युद्ध नीति था कि उन्हें अपने देश को विश्व शक्ति में बदलना था। नेशनलिज्म, मेरा देश महान है। इम्पेरियलिज्म, केवल मेरा ही देश महान होगा। वहीं वर्ल्ड वॉर तो रुक गया था, मगर जीते हुए देशों ने हारे हुए देशों को सजा के तौर पर खास कर जर्मनी के लिए एक हार्श ट्रीटी को साइन करवाया गया, द ट्रीटी ऑफ वर्साइल, जिसमें ऐसे ऐसे शर्तों को मनवाया गया था जो कि एक स्टेबल कंट्री को तबाह कर देगा। और आगे क्या किस्सा खत्म होता है, मगर यही अंदेशा था आगे आने वाले डार्क फ्यूचर का।